मैं अपने जो 15 मिनट का जो मैं आपसे बातचीत करूंगी, मैं उसमें आपसे कुछ सवाल पूछूंगी। तो आज मैं आपसे दो विषयों पे बात करूंगी और दोनों के दोनों विषय हमारी वेलबींग, हमारी डिग्निटी, हमारी साइकोलॉजी से रिलेटेड हैं। करियर काउंसलिंग के बारे में। जब हम बच्चे होते हैं तो हमें कई तरह की परेशानियां होती हैं, कठिनाइयां होती हैं। उसमें से सबसे बड़ी एक परेशानी ये होती है कि मैं आगे जाकर क्या बनूंगा, मैं क्या करूंगा, वहां तक मैं कैसे पहुंचूंगा। आप में से कितने बच्चे आर्मी में जाना चाहेंगे? कितने बच्चे पुलिस का सोचे हुए हैं? कितने बच्चे डॉक्टर बनना चाहते हैं? अरे वाह, ये मुझे लगता है हमारे यहाँ से जो नीट टॉपर आई हैं बेटी, उनका भी एक आपको मोटिवेशन बहुत हाई है कि एक हमें उम्मीद और ऑप्टिमिज्म मिलता है कि हम वहां पहुंच सकते हैं। कितने बच्चे इंजीनियर बनना चाहते हैं? कितने बच्चे टीचर बनना चाहते हैं? कितने बच्चे आगे अफसर बनना चाहते हैं? और कितने बच्चे अपना बिजनेस करना चाहते हैं? अरे वाह, सबके घर में फोन है, सबके घर में स्मार्टफोन है। क्या आपने कभी ये ढूंढा है कि डॉक्टर कैसे बनते हैं, मेरे घर के पास कॉलेज कौन सा है, उसमें एडमिशन कैसे होता है? अब मैं आती हूँ अपने मेन मुद्दे पे, जो कि है स्वच्छ भारत मिशन। आप में से कितनों को स्वच्छ भारत मिशन के बारे में पता है? हाथ। प्लास्टिक के 4 R हैं, किसी को पता है? अगर गूगल करेंगे कि वेस्ट से बिजनेस कैसे कर सकते हैं, आप देखेंगे कि कितना हजारों और लाखों का ये बिजनेस होता है। जो हम वेस्ट को छोड़ देते हैं, उस वेस्ट की भी बहुत वैल्यू है। अपॉर्चुनिटी, जैसा कि अभी किसी ने बोला, समस्या में भी अपॉर्चुनिटी ढूंढना। आप जुड़े रहिए रेडियो अरावली के साथ 90.4 मेगाहर्ट्ज। गुड मॉर्निंग। बिल्कुल आवाज नहीं आई। गुड मॉर्निंग, दैट्स बेटर। ऐसे ही जागे रहना है। मैं अपने जो 15 मिनट का जो मैं आपसे बातचीत करूंगी, मैं उसमें आपसे कुछ सवाल पूछूंगी। तो मुझे आपको हाथ खड़ा करके जवाब देना पड़ेगा। सबसे पहले मंच पर मौजूद डीसी सर, एएसपी मैडम, प्रोफेसर एनके सक्सेना, डॉक्टर ज्योति अबीर, मंच पर मौजूद सभी प्रोफेसर, यहाँ पे सभी टीचर्स और सभी बच्चे, आप सभी का सबसे पहले मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ कि आज मुझे ये अवसर मिला कि मैं आपके बीच में आकर कुछ आपसे बातचीत कर सकूँ। आज मैं आपसे दो विषयों पे बात करूँगी और दोनों के दोनों विषय हमारी वेलबींग, हमारी डिग्निटी, हमारी साइकोलॉजी से रिलेटेड हैं। दोनों विषय लगेंगे बहुत अलग अलग, पर दोनों जुड़े हुए हैं। सबसे पहले मैं, जो कि अभी बातचीत चल भी रही थी, प्रोफेसर साहब ने भी बोला, रीना मैडम ने भी बोला, सबसे पहले मैं आपसे बात करना चाहूँगी आपके करियर काउंसलिंग के बारे में। थोड़ा सा मैं 5 मिनट लूँगी। पहले एक बार हाथ खड़ा करके बताएंगे कि यहाँ पे 9th क्लास के बच्चे कितने हैं? 10th क्लास के बच्चे? 11th? एंड क्या 12th क्लास का कोई बच्चा है? कुछ 12th क्लास के भी बच्चे हैं। जैसा कि अभी एनके सक्सेना प्रोफेसर साहब भी बात कर रहे थे, वो कह रहे थे कि जब हम बच्चे होते हैं तो हमें कई तरह की परेशानियां होती हैं, कठिनाइयां होती हैं। उसमें से सबसे बड़ी एक परेशानी ये होती है कि मैं आगे जाकर क्या बनूंगा, मैं क्या करूंगा, वहां तक मैं कैसे पहुंचूंगा। और कभी कभी पढ़ाई लिखाई में, स्कूल आने जाने में हम सब चीज़ें कर लेते हैं, पढ़ भी लेते हैं, घर पे मस्ती भी कर लेते हैं, पर हम आगे की सोच नहीं ला पाते हैं। तो इसके बारे में मैं आपसे 2-3 सवाल पूछूंगी। सबसे पहले, आप जो बच्चे हैं 9 से 12th क्लास के हैं, जब मैं भी 9th क्लास में थी तब सोचना शुरू कर दिया था आगे। थोड़ा सा 5 मिनट लेके बोलना चाहूँगी। ये सभी प्रोफेसर, सभी टीचर्स से भी है और सभी बच्चों से भी है। हमारे जो 9th और 10th क्लास का समय होता है और जो 11th और 12th क्लास का समय होता है, उसमें थोड़ा थोड़ा अगर हमें ये पता चलने लगे कि हम क्या करना चाहते हैं, हम क्या बनना चाहते हैं, अगर हम उस सोच की तरफ थोड़ा बढ़ने लगते हैं, तो हमारे जीवन में एक लक्ष्य तो हमें मिलता ही है। पढ़ाई में भी मन ज़्यादा लगता है, क्योंकि समझ में आने लगता है कि पढ़ाई रास्ता है जिससे हम आगे तक पहुँचेंगे। तो इसीलिए ये एक अपील है सभी टीचर्स से और सभी बच्चों से भी कि आप 9th क्लास के बच्चों से ही, शुरुआत से ही, अपने कक्षा में ही, हर स्कूल में, चाहे आधे घंटे ही सही, पर हर हफ्ते आधे घंटे करियर काउंसलिंग की क्लास करें। करियर काउंसलिंग की क्लास का हम ये नहीं कहते हैं कि हम एक्सपर्ट्स को बुलाकर करें। आप ही में से कोई एक टीचर वॉलंटियर कर लें। बच्चों को बस इतना बताने की देरी है कि आप ये बन सकते हैं, आप ये कर सकते हैं, और उतना ही काफ़ी होता है बच्चों के अंदर जोश आने के लिए, बच्चों के अंदर होप और ऑप्टिमिज्म आने के लिए कि हाँ, मैं आगे जाकर ये बनना चाहता हूँ और उसके लिए मुझे ये रास्ता अपनाना है। अब जैसे आप में से कितने बच्चे आर्मी में जाना चाहेंगे? कितने बच्चे पुलिस का सोचे हुए हैं? कितने बच्चे डॉक्टर बनना चाहते हैं? अरे वाह, ये मुझे लगता है हमारे यहाँ से जो नीट टॉपर आई हैं बेटी, उनका भी एक आपको मोटिवेशन बहुत हाई है कि एक हमें उम्मीद और ऑप्टिमिज्म मिलता है कि हम वहाँ पहुँच सकते हैं। कितने बच्चे इंजीनियर बनना चाहते हैं?
कितने बच्चे टीचर बनना चाहते हैं? कितने बच्चे आगे अफसर बनना चाहते हैं? और कितने बच्चे अपना बिजनेस करना चाहते हैं? अरे वाह। और अब मैं एक जनरल सवाल पूछूंगी, सब हाथ खड़ा करके या नहीं खड़ा करके बताएंगे। आप सभी बच्चों ने जो ठाना हुआ है आप करना चाहते हैं, आप में से कितनों को पता है कि वो बनने की राह कैसे है, आपको क्या करना है कि आप वहां तक पहुंच जाएं? ये बताएं। अब मैं इसी चीज पे आ रही हूँ। ये देखकर मुझे बहुत खुशी हुई कि आप में से कम 80% बच्चों ने सोच रखा है कि आप इस राह पे चलना चाहते हैं, पर उस मंजिल तक पहुंचना कैसे है, उसके लिए भी मेहनत और तपस्या आपको भी करनी है, आपके टीचर्स को भी करनी है। तो आज से आप ये थोड़ा सोचेंगे, सबके घर में फ़ोन है? सबके घर में स्मार्टफोन है? स्मार्टफोन पे हम वीडियो देखते हैं, गेम्स खेलते हैं। क्या आपने कभी ये ढूंढा है कि डॉक्टर कैसे बनते हैं, मेरे घर के पास कॉलेज कौन सा है, उसमें एडमिशन कैसे होता है? सो ये आपका डेली का एक्सरसाइज है कि आप 5 मिनट लगाएं, पर अपना घर जाकर ये ज़रूर देखें कि आप जो बनना चाहते हैं वहाँ तक पहुँचते कैसे हैं। अगर आपको कॉलेज आपको कौन सा घर के आसपास लेना है या दूर लेना है, तो उसका एंट्रेंस कैसा होता है। ये मैं आपको क्यों कह रही हूँ, क्योंकि जब आप ये सोचने लगेंगे आपका पढ़ाई में तो मन लगेगा ही, और एक जो हमारा एक डिग्निटी है, एक जो हमारा वेलबींग है, जो एक गुडनेस की हमारे माइंड में फीलिंग आती है, वो कहीं ना कहीं हम आगे जाके क्या करेंगे उससे जुड़ा हुआ होता है। कोई भी काम बड़ा छोटा नहीं है। एक छोटा सा उदाहरण है, जब मैं पलवल में पोस्टेड थी तो वहाँ पे कुछ बच्चे लैंग्वेज में बड़े अच्छे थे, उनको अलग अलग तरह की लैंग्वेजेस सीखने का शौक था। और जब हमने पता लगाया तो ये पता चला कि अगर आप कोई स्पेशल लैंग्वेज का कोर्स कर लेते हैं तो दिल्ली में जो एम्बेसी है, दिल्ली में जो हमारे फाइन आर्ट्स के कॉलेज हैं, उसमें बहुत अच्छी सैलरी पे भी बच्चे काम कर सकते हैं। तो अभी हमने शायद किसी ने, बहुत कम लोग होंगे जिन्होंने सोचा होगा ये भी करियर ऑप्शन हो सकता है। तो इसीलिए जो 9th और 10th क्लास के बच्चे हैं और उन क्लासेस के जो टीचर्स हैं, आप अभी 2 साल और एक्सप्लोर करें, देखें कि आप क्या 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 बन सकते हैं, आपके पास क्या 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 अपॉर्चुनिटीज़ हैं। और फिर 11वीं और 12वीं के बच्चे वो 3-4 चीज़ें करें। सबसे पहले, जैसे बहुत सारे बच्चे यहाँ पे एक ही स्कूल के बच्चे आर्मी में जाना चाहते हैं, बहुत सारे एक ही स्कूल के बच्चे पुलिस में जाना चाहते हैं। आप अपना एक ग्रुप बनाएं और अपने ग्रुप में जब आप जुड़कर एक दूसरे की सहायता करेंगे, एक दूसरे के साथ मिलकर पढ़ाई करेंगे, तो आप अपनी तो मदद करेंगे ही करेंगे, साथ वाले की भी करेंगे और उसकी पढ़ाई की मदद आपको भी मिलेगी। समझे? समझे? सो ये सबसे पहले एक छोटा सा 5 मिनट का मेरा आपके लिए था कि आप सभी उस उम्र में हैं, उस कक्षा में हैं जहां आप थोड़ा थोड़ा अपने भविष्य के बारे में जब सोचेंगे, उसकी तरफ बढ़ेंगे, तो आप आगे जीवन में अच्छा तो करेंगे ही करेंगे, साथ के साथ आपको डेली बेसिस पे एक ऑप्टिमिज्म रहेगा, एक होप रहेगा। और जब आप उस ऑप्टिमिज्म के साथ कोई भी काम करते हैं तो मेरा ये मानना है कि आप जो ठान लेते हैं आप उसमें ज़रूर पहुंच जाते हैं। मुझे भी इसी तरह किसी ने कभी कोई राह दिखा दिया था और उस पर मैं चल पड़ी थी। तो ये मैं 5 मिनट के लिए आपसे करियर काउंसलिंग की बात करना चाहती थी। अब मैं आती हूँ अपने मेन मुद्दे पे, जो कि है स्वच्छ भारत मिशन। आप में से कितनों को स्वच्छ भारत मिशन के बारे में पता है? हाथ खड़ा करके बताएं। स्वच्छता क्या होती है सभी को पता है? स्वच्छता कहाँ से शुरू होती है? घर के बाद आपकी गली से, गली के बाद आपके शहर और मोहल्ले से, है ना? सो स्वच्छता भी, जब आप जानते हैं कि हमारे जो राष्ट्रपिता थे महात्मा गांधी थे, महात्मा गांधी जी ने कहा था कि स्वच्छता आज़ादी से भी ज़्यादा ज़रूरी है। क्लेanliness इज इक्वल टू गॉडलीनेस उन्होंने बोला था। उन्होंने क्या सोच के बोला था? यही सोच के बोला था कि जब हम स्वच्छ रहते हैं, हम अंदर से स्वच्छ रहते हैं और साथ के साथ हम अपने आसपास के वातावरण और आसपास की जगहों को भी अगर स्वच्छ रखते हैं तो एक सेंस ऑफ डिग्निटी आती है। हमें एक अपने बारे में तो अच्छा लगता है, अपनी सराउंडिंग के बारे में भी अच्छा लगता है। अब आप ये खुद सोचिए, अगर आप अपने घर को साफ रखते हैं और आपके घर में कोई आता है तो आप एक सेल्फ कॉन्फिडेंस आप में आता है कि मेरा घर कितना साफ है।
और वही अगर आपका घर खराब पड़ा हुआ है, बिखरा पड़ा हुआ है, और फिर कोई मेहमान घर में आ जाता है तो अंदर से ऐसे लगता है कि अरे ये तो घर साफ नहीं था, पता नहीं वो क्या सोचेंगे। यही चीज़ लागू होती है हमारे गांव के ऊपर भी, हमारे शहर के ऊपर भी। और स्वच्छता जब तक हम खुद नहीं शुरू करेंगे तब तक आगे कोई और हमारे लिए आकर नहीं कर पाएगा, तब तक हमारा वातावरण पूरा स्वच्छ नहीं होगा। अब मुझे कुछ सवाल का जवाब देंगे। आप में से कितनों के घर में टॉयलेट है? सभी के घर में है? आप में से कितनों के पड़ोसी के घर में टॉयलेट है? ये आपको कैसे पता है? यही, हम तो रहते ही हैं स्वच्छ, अगर आसपास भी स्वच्छता होती है तो हमें पता रहता है कि हाँ सफाई है इसी वजह से है, तो उनका भी आपको पता रहता है। आप में से टॉफी तो सबने खाई होगी। कितने बच्चों ने टॉफी का रैपर खाकर जमीन पे फेंका हुआ है? ये गलती तो मैंने भी बचपन में करी हुई है। आप में से कितने बच्चे घर में गीला और सूखा कूड़ा अलग अलग करते हैं? आप करते हैं? अरे वाह, वेरी नाइस। अब मुझे ये बताइए, आपको पता है कि जो हम टॉफी का रैपर सड़क पे फेंक देते हैं उसको कितने साल लगते हैं जमीन में घुलने में? कोई बता सकता है? अपनी सीट से ही बताएं। एक छोटे से छोटे प्लास्टिक के टुकड़े को भी कम से कम 20 से 1000 साल लग सकते हैं जमीन में घुलने में, और वो पूरा कभी नहीं घुलता है। वो माइक्रो प्लास्टिक बनकर हमारे जो मिट्टी है उसमें चला जाता है, और वही मिट्टी से जब हम फिर जब खेती करते हैं, जो अनाज उगता है वो कहीं ना कहीं उसमें आकर हमारे ही शरीर में चला जाता है। तो आज मैं आपको 3 तरह के वेस्ट के बारे में बताऊंगी और आपको छोटी छोटी हिदायतें दूंगी या आपको गाइडेंस दूंगी कि आप उस वेस्ट के बारे में क्या कर सकते हैं। सबसे पहले हम आते हैं प्लास्टिक वेस्ट पे। जैसा कि मैंने आपको बताया, प्लास्टिक वेस्ट बायोडिग्रेडेबल नहीं होता है, मतलब कि वो कभी भी टूटकर ज़मीन में नहीं मिलता है, वो टूट टूट कर ज़मीन में रह जाता है और कहीं ना कहीं घूम फिर के हमारे ही शरीर में आता है और हमें नुकसान देता है, और अन्य तरह की बीमारी जैसे कैंसर और बाकी जो हमारी बीमारियां होती हैं उसका मेन कारण बनता है। तो हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहले प्लास्टिक के 4 आर हैं, किसी को पता है? रीयूज, रिड्यूस, रिसाइकल और रिकवर। मतलब कि आपके घर में कुछ ना कुछ ऐसा प्लास्टिक का सामान आता है जो आप वैसे फेंक देते हो पर रीयूज कर सकते हैं। जैसे कि कोई शैम्पू की बोतल हो गई, कोई जिसमें आपका किचन का कोई सामान आया वो एक बोतल हो गई, हमारा पेन हो गया। मुझे याद है जब हम छोटे होते थे तो ये थ्रो वाले पेन नहीं आते थे, ऐसे पेन आते थे कि हम 2-2 रुपए की, 1-1 रुपए की रिफिल खरीद के लाते थे और उस पेन को सालों साल चलाते थे। अब हमारे पेन कैसे आने लग गए? यूज एंड थ्रो। हमने यूज करा और उसे फेंक दिया। ऐसे पेन यूज करते हैं ना हम। तो ये जो हम ऐसे वाले पेन यूज करते हैं ये होता है सिंगल यूज प्लास्टिक। और अभी आपने, जो बच्चे थोड़ा अखबार पढ़ते हैं, आप जानते होंगे कि पिछले कुछ महीनों में सिंगल यूज प्लास्टिक को बैन कर दिया है। सिंगल यूज प्लास्टिक का मतलब होता है वो प्लास्टिक जो एक बार यूज होकर डस्टबिन में चला जाता है और फिर कहीं ना कहीं कचरा घर में पड़ा रहता है, और आप अगर 500 साल, आपकी 4-5 पीढ़ी बाद भी वो पेन वहीं मिलेगा, हमारी पीढ़ियां बदल जाएंगी। तो सोचिए आप जो एक चीज़ उसको फेंक रहे हैं डस्टबिन में, वो कितने साल वातावरण में रहेगी और कितना नुकसान करेगी। तो सबसे पहले हमें सिंगल यूज प्लास्टिक का यूज बंद करना है और ऐसा प्लास्टिक इस्तेमाल करना है जो कि बार बार इस्तेमाल हो सके। तो अगली बार जब पेन खरीदने जाएं तो रीफिल वाला पेन खरीदें। स्ट्रॉ का जो इस्तेमाल है, पेपर स्ट्रॉ आने लग गए हैं, जो नॉर्मल प्लास्टिक वाले स्ट्रॉ हैं वो बैन है। जो सिंगल, जैसे हम कहीं किसी से सामान लेने चले जाते हैं और बहुत पतली पन्नी देता है जो फटनी है घर पहुंचते पहुंचते, वो भी सिंगल यूज प्लास्टिक है। तो जो आपको वो सामान बेच रहा है वो तो गलत कर ही रहा है, साथ के साथ अगर हम उसे खरीद कर इस्तेमाल कर रहे हैं तो हम भी गलत कर रहे हैं। तो सबसे पहले आज से ही आप छोटा आप सभी अगर हफ्ते में 2 प्लास्टिक के आइटम भी इस्तेमाल करना बंद कर देंगे तो सोचिए कितना प्लास्टिक का आइटम हम कम कर देंगे। दूसरा, प्लास्टिक के बजाय और भी बहुत चीज़ें जो इस्तेमाल कर सकते हैं, जो हम घर में बना सकते हैं, जैसे पेपर बैग हो गया, जूट के बैग हो गए,
इस तरह की चीज़ें हम स्कूल में भी एक्टिविटी करते हैं बैग बनाने की, बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट की हम कराते हैं बहुत सारे कंपटीशन। वो इसी को सोच के कराते हैं कि हम कैसे प्लास्टिक का इस्तेमाल रीयूज़ भी करें और रिड्यूस भी करें। और उसके बाद जैसे कि अभी 5-6 बच्चों ने हाथ उठाया था, जब आपके घर में कोई प्लास्टिक का वेस्ट जेनरेट भी होता है तो आप उसे अलग स्टोर करें। जो आपका एक कॉमन डस्टबिन है जहां आप अपना गीला कूड़ा डालते हैं, उसी के अंदर सूखा कूड़ा नहीं डालना है, वो आप उसको अलग से कबाड़े वाले को दो। आपकी भी आमदनी बढ़ेगी, कबाड़े वाले की भी आमदनी बढ़ेगी और वो प्लास्टिक आगे जाकर रिसाइकल हो पाएगा। पर अगर आपने सूखे कूड़े में जैसे गीले कूड़े में जैसे ही प्लास्टिक डाल दिया, वो प्लास्टिक कभी रिकवर और रिसाइकल नहीं हो पाएगा, क्योंकि बहुत मुश्किल होता है कूड़े की छटाई बाद में करना। अगर हम घर से कूड़े की छटाई करके भेजते हैं तो वो बहुत आसान होता है करना। और आप में से कुछ बच्चे बिजनेस भी करना चाह रहे थे, आप मान के चलिए ये एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी भी है। आप घर जाकर अगर गूगल करेंगे कि वेस्ट से बिजनेस कैसे कर सकते हैं, आप देखेंगे कि कितना हज़ारों और लाखों का ये बिजनेस होता है। जो हम वेस्ट को छोड़ देते हैं, उस वेस्ट की भी बहुत वैल्यू है। आप अपने गांव में या अपने शहर में भी एक छोटा सा यूनिट अगर वेस्ट का लगा देते हैं, सेग्रीगेशन का, और उसे आगे बेचने का, उसमें बहुत कमाई है। अपॉर्चुनिटी, जैसा कि अभी किसी ने बोला, समस्या में भी अपॉर्चुनिटी ढूंढना, वो एक हेल्दी माइंड और एक वेल बीइंग का इंडिकेशन है। तो ये एक आपके लिए और सजेशन है। इसके बाद सॉलिड वेस्ट का तो मैंने आपको बता ही दिया। फाइनली हम आते हैं लिक्विड वेस्ट पे। अब लिक्विड वेस्ट भी थोड़ा सा मैं टेक्निकल टर्म यूज़ करूँगी। हमारे घर में 2 तरह का लिक्विड वेस्ट जनरेट होता है। एक जो बाथरूम में जनरेट होता है उसे बोलते हैं ब्लैक वाटर, क्या बोलते हैं? और जो पानी अगर आप किचन में बर्तन धो रहे हैं, आरओ घर में अगर लगा हुआ है उसका पानी निकल रहा है, आप नहा रहे हैं उसका पानी निकल रहा है, उसे बोलते हैं ग्रे वाटर। क्या बोलते हैं? सो ब्लैक वाटर के लिए हमारा होता है, जो अभी हमने बात करी, सभी के घर में जो शौचालय बने हुए हैं वो ब्लैक वाटर को प्रोसेस करने के लिए होते हैं। और ग्रे वाटर का इस्तेमाल आप देखेंगे, ग्रे वाटर आप जितने अगर कोई गांव से हैं या शहर से भी, आप देखेंगे वो ग्रे वाटर कहाँ जाता है? घर की नालियों से निकलता हुआ, छोटी छोटी नालियों से निकलता 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 किसी जोहड़ में चला जाता है, या फिर आपका वो इस्तेमाल नहीं होता है। तो आज आप घर जाकर एक और चीज़ देखेंगे कि आपका जो ग्रे वाटर है आप उसको कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। आप उसको घर में ही, अगर आपने कोई पेड़ लगाया हुआ है उसमें डालने के लिए कर सकते हैं, या फिर आप रीयूज़ करने का कोई ना कोई तरीका ढूंढ सकते हैं। तो इसी के साथ अपना मैं ओवर करते हुए आपको 5 चीज़ें जो आज हमने सीखी हैं, जो आप घर जाके करेंगे। सबसे पहले अपने करियर काउंसलिंग और अपने करियर के बारे में गूगल पे सर्च करेंगे। दूसरा, जिन जिन के घर में अगर टॉयलेट नहीं है या पड़ोसियों के घर में टॉयलेट नहीं है, उनको बोलेंगे कि टॉयलेट बनवाने की कोशिश करें। सड़क पे कूड़ा नहीं फेंकेंगे, घर का गीला कूड़ा अलग करके खाद बनाएंगे, घर का ग्रे वाटर फिर से इस्तेमाल करने की कोशिश करेंगे, और सिंगल यूज प्लास्टिक हम इस्तेमाल करना कम करेंगे। थैंक यू सो मच।